नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा नवम में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भारत और समकालीन विश्व अध्याय का पुस्तक का अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। तो इसमें हम औद्योगिक समाज और समाज के अंदर कौन कौन से परिवर्तन हुए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का घोतक थी। मतलब राजनीतिक रुझान जो आ रहे थे नए युग के घोतक थी, यानी आने वाले युग की ओर हमें इशारा कर रहे थे। ये दो गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों को था। जो ये समय था, इसमें सामाजिक और आर्थिक बदलाव काफ़ी हुए। ऐसा समय था जब नए शहर बस गए, धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का भी काफ़ी विस्तार हो चुका था। इस दौरान बड़े बड़े शहर बसे, उसी के साथ कल कारखानों का निर्माण हुआ, फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ। इसके अलावा रेलवे का भी काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति लगभग संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति संपन्न होगी, यानी वहाँ पे उद्योगों का काफ़ी विकास हो चुका था। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया था, यानी सबको काम पे उनको रोज़गार दे दिया था। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी। वहाँ पे जो काम करने का जो समय होता था काफ़ी लंबा होता था और मजदूरी क्या कहती है, उनके कार्य की अपेक्षा काफ़ी कम दी जाती थी। बेरोज़गारी आम समस्या थी। वहाँ की जो बेरोज़गारी थी वो क्या थी, आम समस्या। अधिकांश लोग वहाँ के क्या थे, बेरोज़गार थे। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट औद्योगिक जो वस्तुएं थी उनमें गिरावट आने के कारण वहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ जाती थी। शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। आवास यानी रहने का और जो साफ सफाई का काम था वो भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। कौन सी समस्याएं? एक तो आवास की और सफाई व्यवस्थाओं का हल खोजने में ये दोनों उदारवादी और रेडिकल कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। सभी उद्योगों पर व्यक्तिगत स्वामित्व था, यानी अधिकार था। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग नौकरियाँ भी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वो चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। देखो, इसके लिए क्या है, मजदूरों का स्वस्थ होना जरूरी है और उनका शिक्षित होना भी जरूरी था। तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। मतलब जिन व्यक्तियों को जन्मजात अधिकार मिलते थे, विशेष अधिकार प्राप्त होते थे, उनका ये लोग क्या करते थे, विरोध करते थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, आई बात समझ में, अगर प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोज़गार दिया जाए और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। क्या कहा उसने? समाज की तरक्की के लिए कुछ बातें बताई।
एक तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, जिन लोगों के पास पूंजी है, पैसा है, उनको बिना रोक टोक काम करने का अवसर प्रदान करे जाएं। इसी के साथ प्रत्येक गरीब व्यक्ति को, निर्धन परिवार को रोज़गार मिले, तो क्या होता है, समाज की तरक्की हो सकती है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूह और पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। आगे देखिए, यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकार बनी, 1815 में जो सरकार बनी वहाँ पे उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे, क्योंकि उस समय किसका शासन था वहाँ पे, राजाओं का। तो उनको वो सत्ता से हटाने के लिए प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी जिसेप्पे मैज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची। किसने? इटली का जो राष्ट्रवादी था जिसेप्पे मैज़िनी, इसने अपने समर्थकों को अपने साथ मिलाया और राजा के को अपने तक उसको वहाँ से गद्दी से हटाने के लिए साजिश रची। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते हैं। किसकी? मैज़िनी की। अगला आता है हमारे पास यूरोप में राष्ट्रवाद का, समाजवाद का आना। देखो किस प्रकार से यूरोप में समाजवाद का प्रवेश हुआ। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही है। देखो, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो हमारे समाज का पुनर्गठन करती है और उसको दूरदृष्टि यानी दूरगामी दृष्टि प्रदान करती है, मतलब समाज के भलाई के बारे में बताती है। ये ऐसी विचारधारा है समाजवाद। तो 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। जो समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे वो क्या करते थे, जो जिन पर निजी लोगों का स्वामित्व होता था, अधिकार होता था, उनको सही नहीं मानते थे, उनका विरोध करते थे। उनका मानना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। ऐसा मानते थे समाजवादी कि जो जिन संपत्तियों पर निजी स्वामित्व है, ये निजी स्वामित्व ही सारी समस्याओं का मूल कारण है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों का रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या ये है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे का ही मतलब रहता है। देखो, ऐसा मानना था उनका कि भाई जिन लोगों के पास पैसा है वो कुछ उद्योगों का निर्माण करते हैं, तो ये तो सही है कि उनसे लोगों को रोज़गार मिलता है, लेकिन इसके अंदर कमी क्या थी कि वो जो पूंजीपति वर्ग था इसमें केवल अपना ही फायदा ढूंढता था। वह उनके बारे में नहीं सोचता था जो संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। तो उत्पादनशील कौन बना रहा है? वहाँ काम करने वाले लोग। इसलिए अगर संपत्ति पर एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। मतलब मान लीजिए अगर व्यक्तिगत पूंजी नहीं लग के अगर उसमें पूरे समाज का हिस्सा हो तो उसमें क्या है कि पूरे समाज को फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है,
समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ने इंडियाना जो कि अमेरिका में स्थित है में एक नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए जैसे फ्रांस में लुई ब्लांक वो चाहते थे कि वहाँ पे जो खेती होती है उसमें सामूहिक योगदान होना चाहिए, वो सामूहिक खेती होनी चाहिए। फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे। कोऑपरेटिव क्या था? एक लोगों का समूह था जिसमें सबकी हिस्सेदारी रहती थी, सबकी भागीदारी होती थी और वो सब मिलके वस्तुएं बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। जो लाभ प्राप्त होता था वो उसमें लगाए गए हिस्से के हिसाब से बांट लेते थे। देखो, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। जो फैक्ट्रियां लगी हुई है वहाँ पे किसका पैसा लगा हुआ था? पूंजीपतियों का, और उनका ही उस पर अधिकार था। और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। जो जब उनको लाभ होता है वो किससे मिलता है? मजदूरों के मेहनत करने से प्राप्त होता है। कार्ल मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मालिक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, वो तो केवल अपना ही भला सोचेगा, ना कि मजदूरों का। तो जब तक ऐसा रहेगा तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार बिल्कुल नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। कहने का मतलब ये था कि जब तक निजी कारखानों में से पर निजी लोगों का व्यक्ति का अधिकार रहेगा तब तक मजदूरों का हित नहीं हो सकता, मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया। कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था, विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनका मानना था यदि बाय द वे इनके अंदर संघर्ष की स्थिति पैदा होती है पूंजीपति वर्ग के और इसमें मजदूर वर्ग में, तो जो जीत होगी वो अंत में किसकी होगी? मजदूरों की होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। आगे देखिए, समाजवाद के लिए समर्थन। देखो, 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। देखो, कौन सी संस्था बनाई उन्होंने? द्वितीय इंटरनेशनल। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जिसका निर्माण समाजवादियों ने किया था। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया और संकट के समय अपने सदस्यों की मदद पहुंचाने के लिए भी इन संगठनों ने कोष स्थापित किया। देखो, ये कुछ धन इकट्ठा करते थे, इनके पास पैसा इकट्ठा होता था ताकि संकट के समय
जो मजदूर वर्ग है उनको सहायता प्रदान की जा सके। और काम के घंटों में कमी, मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना, इन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली थी। कौन सी पार्टी बनाई इन्होंने? लेबर पार्टी। किसने? मजदूर वर्ग ने। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन हुआ जो मजदूरों का दल था। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते जा रहे थे, सफलता प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने कानून बनवाने में एक अहम भूमिका निभाई। किसने? समाजवादी लोगों ने। उन्होंने कानून, हाँ, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।